स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। तो देखो, जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज जाकर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वेदर आप ये मत देखो, ठीक है, इसको आप देखो मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखो। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर 9th-10th क्लास, इससे ऊपर वाली जो क्लासेस होती हैं, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम बुक से कोई क्वेश्चन लिया, कॉपी करा और एग्जाम के अंदर पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? बुक के अंदर जो बेसिक दिया गया है, हर एक एक्सरसाइज का जो बेसिक दिया गया है, जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, एग्जामिनर उन्हीं कॉन्सेप्ट को देखते हैं, समझते हैं, एग्जामिनर को पता है सारे कॉन्सेप्ट, उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन देते हैं एग्जाम के अंदर। फिर उन बच्चों को, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है या इंट्रोडक्शन नहीं समझा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, केवल एक्सरसाइज समझी है, एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन समझे हैं, उनका होमवर्क कर लिया, टेस्ट वगैरह में कर लिया, चलो हो गया। एग्जाम के अंदर जब उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनकर आते हैं, ठीक है, जो कि ज्यादातर वही आते हैं, फिर आप लोग बच्चे शिकायत करते हैं कि बाहर से पेपर आया है, जो पढ़ा था वो नहीं आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर से क्या, बांग्लादेश के पेपर थोड़ी ना लेके बना दिया आपका। सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक से तो बनाया है, कॉन्सेप्ट लिए हैं, कॉन्सेप्ट से उन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बना दिए गए हैं, ठीक है। बाहर से आया, बाहर से आया, ऐसा कैसे हो रहा है? बाहर से आया है, बाहर से कुछ नहीं आता, सारा बुक के अंदर ही होता है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक वर्ड से, एग्जामिनर एक वर्ड से एक क्वेश्चन बना देता है। एक वर्ड से, एक वर्ड पकड़ेगा और उससे एक क्वेश्चन बना देगा। आप सोचोगे यार ये तो वर्ड है ही नहीं कहीं पे, किसी किसी एक्सरसाइज में नहीं है। एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है आपकी बात, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर है वो, ठीक है। तो एग्जामिनर को पूरा हक है भाई, जो सिलेबस में दिया गया है वो वही पूछ रहा है, ठीक है। आज तक केस क्यों नहीं हुआ है? कभी एग्जामिनर पे केस हुआ है कि बाहर से पेपर बना दिया? उसने कुछ बाहर से नहीं बनाया, वो बुक से ही बना रहा है। जो सीबीएसई की साइट पे सिलेबस दिया गया उसी सिलेबस का यूज करते हुए वो आपका पेपर बना रहे हैं, और आपको लगता है बाहर से आ रहा है। और बहुत सारे ट्यूटर्स बोलते हैं बाहर से ही आ रहा है, बहुत सारे टीचर बोलते हैं एक दो क्वेश्चन तो बाहर से आ ही जाते हैं भाई, 80 मार्क्स का पेपर है, 5 मार्क्स तो बाहर से आ ही जाता है। बाहर से कुछ नहीं आता, सारा का सारा बुक से ही है, ठीक है। इसलिए चाहे आप सोल्यूशन देखो चाहे मत देखो, लेके इंट्रोडक्शन जरूर देखना चाहिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझने चाहिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए तो समझ लो। बोलते हैं ना, बिल्डिंग्स के अंदर जो बिल्डिंग्स की जो बिल्डिंग्स के जो बीम्स होते हैं, जो उनकी नींव होती है, जो उनका बेस होता है, बेस अगर स्ट्रांग है तो आप बिल्डिंग को काफी ऊपर तक बना सकते हो। अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो? और बेस वीक है तो स्ट्रक्चर जितना हैवी होगा बेस गिर जाएगा, टूट जाएगा, बिल्डिंग आप नहीं बना सकते, है ना। बेस जो है वो आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। बेस का मतलब बेसिक, है ना, बेसिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स साइकिल, दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। So the very first question is, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A, ठीक है। So find the area of signal board using Heron's formula, ठीक है। देखो, हमें क्या करना है, एरिया निकालना है यूजिंग Heron's formula, ठीक है। यहाँ पर दिया गया Heron's formula, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या कर दिया, एक कंडीशन दे दी कि Heron's formula का यूज करना है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a⁴ ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ। ए का मतलब क्या है? साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो भी साइड होगी उसको, उसका स्क्वायर कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। इसलिए जो जो जिन्होंने बनाया है वो भी बहुत स्मार्ट है ना, उन्हें पता है कि बच्चे ऐसे करके ना निकाल दे, इसलिए उन्होंने लिख दिया भाई हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करो आप, ठीक है। तो एक स्कूल बोर्ड है, ठीक है, लेट्स सपोज, जो कि किसकी शेप के अंदर है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की शेप के अंदर है, ठीक है। इसी के अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है। साइड कितनी है? ए। तीनों साइड सेम ही होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड क्या होगी? सेम होगी। हमें क्या निकालना है? इसका एरिया। क्या कुछ हिंट दे रखी है? यस। पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं? साइड, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा?
तीनों साइड का सम, यानी कि तीनों साइड क्या है, ए ए ए, यानी कि 3a, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3a। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 3a को यहाँ पर ले आओ, 3 को यहाँ पर ले आते हैं, ए यहीं पर रह जाएगा, तो यहाँ से आपकी साइड निकल कर आ जाएगी कितनी, 60। ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू आ गया आपका क्या, 60 आ गया ए। ठीक है, क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है, एरिया निकाल दो, बहुत ही आसान है। ठीक है, सो एरिया निकाल देते हैं यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ठीक है, एस की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे निकाल लेते हैं एस की वैल्यू, एस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पेरीमीटर कितना है, 180 डिवाइडेड बाय 2, 90 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, सो एस की जगह लिख देते हैं हम 90, सो 90 माइनस 60, देखो सारी की सारी साइड, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, सारी की सारी 60 आ जाएगी। ए की वैल्यू 60 आ गई ना, तो सबकी जगह आप 60 लिख दो, तीनों साइड 60 आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, 90 माइनस 60 देन 90 माइनस 60, जो चीजें सॉल्व हो सकती है उनको सॉल्व कर लेते हैं। 90 एज इट इज लिख दो आप, 90 में से 60 जाएंगे 30, 90 में से 60 जाएंगे 30, और एक और बार 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ब्रेक डाउन कर लेते हैं, देखो 30 यहाँ पर दो बार है, एक बार बाहर लिख दो। ठीक है, अभी अंदर क्या बचता है, 90 और 30। देखो 90 का मतलब क्या है, एक बार लिख लो, 90 और 30 बचा है अभी। 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब क्या होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो 90 का मतलब क्या हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो एक 30 और एक 30 यहाँ पर, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक बार तो 30 पहले से था, एक बार ये दो बार 30 है, तो एक बार बाहर लिख सकते हैं, और उसके ऊपर की जो है स्क्वायर रूट हट जाएगी। अंदर क्या बचेगा, केवल 3, अंदर क्या बचेगा, केवल 3 बचा है अभी, इन दोनों, तो ये लिख दिया हमने 3 अंदर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 जा 9 और डबल 0, और ये कितना आ जाएगा, √3। आंसर किस में था हमारा, यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर की पावर 2, तो ये निकल कर आ गया आपका एरिया। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले से भी बड़ी आसानी से निकाल सकते थे आप। ठीक है, लेकिन इससे निकालना नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये √3/4 a की पावर 2। ठीक है, यही होता है। तो देखो a कितना आया था, 60। देखो ये करना नहीं है, समझ लो बस। ठीक है, √3 डिवाइडेड बाय 4, a की पावर कितनी है, 60। तो 60 लिख देते हैं हम दो बार, a स्क्वायर है ना, तो 60, a का मतलब 60 आया, दो बार लिख दिया। सॉल्व कर देते हैं, देखो इनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 3600, √3 डिवाइडेड बाय 4, 3600। देखो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 9 जा 36, 2 0 लग जाएगी, तो आ क्या गया, 900 मल्टीप्लाई बाय √3। तो 900 मल्टीप्लाई बाय √3, सेंटीमीटर थी हमारी यूनिट, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा आंसर में। देखो सेम आ गया ना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही एस निकालने की जरूरत पड़ी, ना ही यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। देखो 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप में आंसर आया। यहाँ पे कितने स्टेप में आ गया, 1 2 3, 3 स्टेप्स के अंदर आ गया आंसर। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता था बच्चे ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, या टीचर ऐसे निकाल देंगे, तो जिन्होंने बुक के अंदर ये वो क्वेश्चन दिया उन्होंने लिख दिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, और दो बार लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अरे यहाँ पे भी पूछ लिया फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, यहाँ पे भी पूछ लिया व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। दो दो चीजें एक ही क्वेश्चन में दो दो बार पूछ रहे हैं, सेम चीज है। ठीक है, कभी कभी ये भी हो जाती है, ये मतलब कभी कभी होता है कुछ ना कोई ओवर सोच कर, जो प्रिंट कर रहे हैं या जो प्रिंट बनवा रहे हैं या जो लिख रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी हो जाती है हर किसी से गलती। सो ये था एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ वॉल्स आर दिस फिगर 10.6 हैगा बुक का, वो वाला फिगर देखो, इस तरह का फिगर है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 per meter square
per year. A company hired one of its walls for 3 months. So how much rent did it pay? ध्यान से देखो, एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर की जो दोनों साइड की जो एक ट्राइंगुलर वॉल्स है, ठीक है, ये कौन सी शेप के अंदर है? ट्राइंगुलर, यानी कि ये वाली जो वॉल्स है, ठीक है, इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करवाई जाती है। एडवर्टीजमेंट करवाई जाने का खर्चा कितना है? 5,000 रुपीज फॉर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि केवल 1 मीटर स्क्वायर वाली जो एक वॉल है, जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी, ब्रेथ भी 1 मीटर होगी, फिर इसके द्वारा बनाया गया जो स्क्वायर है, इतने से एरिया के ऊपर एडवर्टीजमेंट करवाने का खर्चा कितना है? 5,000 रुपीज, ठीक है। कितने टाइम का? 1 साल तक का, ठीक है, फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल तक का है ये। लेकिन एक कंपनी क्या करती है, उसकी एक पूरी की पूरी वॉल, एक पूरी की पूरी वॉल को रेंट करती है अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए। यानी कि एक वॉल, दो वॉल है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, यानी कि इस पूरी की पूरी वॉल को उन्होंने हायर कर लिया है, यानी कि इस पूरी की पूरी वॉल को उन्होंने हायर करा है, किस लिए? एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए। तो उनको कितना रेंट देना पड़ेगा अगर उन्होंने 3 मंथ के लिए करवाया है? कितने मंथ्स के लिए? केवल 3 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले तो देखो, यहां पर रेट किस में दिया गया है? 1 मीटर स्क्वायर का, यानी कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इस पूरी वॉल का एरिया निकाल लो, ठीक है। देखो, 1 मीटर स्क्वायर पर एडवर्टीजमेंट करवाने का खर्चा कितना है? 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज, ठीक है। तो हमारे पास में इस कंपनी ने पूरी की पूरी वॉल के ऊपर एडवर्टीजमेंट करवाई है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, पूरी एक वॉल को उसने हायर कर लिया है। तो यानी कि अब वो पूरी की पूरी वॉल उसने हायर कर ली, अब चाहे वो पूरी वॉल पे एडवर्टीजमेंट लिखवाए या ना लिखवाए, उसको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसने पूरी की पूरी वॉल को हायर कर लिया है, तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा, और उसने 3 मंथ के लिए करा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी कंडीशन के निकालेंगे इस वाले पार्ट का एरिया। और एरिया कैसे निकालोगे आप इस वाले पार्ट का? आप इस वाले पार्ट का एरिया निकाल सकते हो कैसे? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ वॉल। सो एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू व्हाट? ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला जो है एस माइनस ए, एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। एरिया तो यही होगा ना। अब हम यहां से वैल्यू निकालते हैं। देखो एस क्या आएगा हमारा? एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। देखो तीनों साइड कितनी है? एक हैगी 122, दूसरी हैगी 120, और तीसरी हैगी कितनी? 22, ठीक है। सारी की सारी मीटर में है। अब ऐड कर देते हैं। देखो 122 और 120 कितना हो जाएगा? या फिर ऐसे ऐड कर लो, 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 240। सो 240 प्लस 22, और 2 यहां से बच गया था, ठीक है, 2 बच गया था यहां से। सो 24, यानी कि कितना हो जाएगा? और नीचे यहाँ पे 2 है। सो 240 और 240 के अंदर 24 ऐड कर देंगे। सो 264 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, सो 200 का हाफ कितना होता है? 100, और 64 का हाफ कितना होता है? 32। सो ये आ जाएगा 132 मीटर, ठीक है, मीटर में आएगा। अब एस की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एस की वैल्यू। देखो जो एस की वैल्यू है ना, ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है, ठीक है, इसको साइड में करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैलकुलेशन के अंदर करो। सो एस इज 132, देन अगेन 132 माइनस ए, पहली साइड है 122, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, आप साइड को कोई सी भी मान सकते हो, कोई सी भी साइड आप पहली मान सकते हो, कोई सी भी आप सेकंड मान सकते हो। सेकंड साइड इज 120 एंड थर्ड इज 22। सो 132 माइनस 22, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर देते हैं। देखो 132 सेम लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा? देखो 132 में से 122 जाएंगे तो बचेगा 10, 132 में से 120 जाएंगे तो इस बार बच जाएगा आपका 12, और इसमें से ये जाएंगे तो कितना बचेगा? 110 है ना, जस्ट 0 और 11, सो 110 बच गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज कॉमन है। आप
फैक्टर्स निकालो, ठीक है, यानी कि आप ऐसे नंबर्स निकालो जो अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। सो देखो 122 क्या होता है, 132 क्या होता है, 132 इज 11 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है। और 110 क्या होता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब पेयर बनाओ, देखो 11 यहाँ पर भी, 11 यहाँ पर भी, दो बार है तो स्क्वायर रूट हटा देंगे, 11 आ जाएगा बाहर। 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, स्क्वायर रूट हटा देंगे, बाहर आ जाएगा 12। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ पर भी है, स्क्वायर रूट हटा देंगे और 10 आ जाएगा बाहर। सभी के ऊपर से स्क्वायर रूट हट चुका है, यानी कि ये तो आ गया इसका एरिया। इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना आएगा, 132, है ना। 132 की मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये तो आ गया इस पूरे पार्ट का एरिया, यानी कि इस पूरे पार्ट का आ गया एरिया ये। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर खर्चा कितना आता है, 5000 रुपीज का रेंट, ठीक है। तो इतने मीटर के ऊपर कितना आएगा भाई, अगर आपसे बोले एक बिस्किट 5 रुपीज का है, ठीक है, एक बिस्किट अगर 5 रुपीज का है तो 20 बिस्किट कितने के होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20 को, है ना, 100 रुपीज के हो जाएंगे, 5 से तो मल्टीप्लाई कर दोगे। एक की जितनी भी वैल्यू दी गई है और उससे ज्यादा की वैल्यू पूछते हैं तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन हो जाती है ना। जैसे यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया के, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना लिखा था, 5000 रुपीज, और हमसे कितने का पूछ रहा है, 1320 का, तो इसका रेंट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देखो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर ईयर, एक साल के लिए कितना आ जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 बार जीरो यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 4 बार जीरो, 1 2 3 4, 5 की मल्टीप्लाई 132 से कर देते हैं। सो 5 2 सा 10, 5 3 सा 15 और 5 1 सा 5, ठीक है। इतने रुपीज आ गया आपका आंसर। कितना आ गया आंसर, किसका आंसर आया है, इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर, यानी कि इतने एरिया का इतना रेंट लगेगा एक साल का। कितने साल का लगेगा, एक साल का, है ना, 12 मंथ का लगेगा, ये लिखा हुआ है ना। लेकिन क्या इस कंपनी ने एक साल के लिए रेंट पे लिया है इसको, अगर एक साल के लिए लिया है तो कंपनी इतने पैसे चुका देगी। लेकिन जब कंपनी ने लिया ही 3 मंथ के लिए है तो हम एक साल का थोड़ी ना चुकाएंगे, कंपनी एक साल का थोड़ी ना चुका देगी। तो हम क्या निकालेंगे, अभी इसका 3 मंथ का निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना है, 12 मंथ का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट फॉर 12 मंथ। एक साल का मतलब क्या है, मंथ, 12 मंथ। रेंट फॉर 12 मंथ इज रुपीज 166 है, 66 5 टाइम्स 0, इतना है, ठीक है। सो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, सो रेंट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे हम 12 से डिवाइडेड बाय 12, है ना, डिवाइड तो करेंगे, 1 का निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि लेट्स सपोज 12 लाइक 12 जो टॉफी है मान लो 24 रुपीज की है, 12 टॉफी जो है वो 24 रुपीज की है। सो 1 टॉफी कितने की होगी, 1 टॉफी होगी 24 डिवाइडेड बाई 12, 2 रुपीज की एक होगी, है ना, 2 रुपीज की एक होगी। तो 1 का निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डिवाइड। अब क्या पूछा गया है, देखो इसको इससे डिवाइड अभी मत करना, इसको इससे डिवाइड, ठीक है। हमें क्या 1 मंथ का निकालना है, इसको इससे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा, वो कितने का होगा, 1 मंथ का होगा, क्योंकि यहाँ पे निकाली किसकी वैल्यू निकल रही है, ये 1 मंथ की निकल रही है, 1 मंथ के इक्वल है। लेकिन हमें कितने मंथ का निकालना है, 3 मंथ का, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, सो रेंट फॉर 3 मंथ्स, रेंट फॉर 3 मंथ कितना हो जाएगा, देखो 1 मंथ का तो ये था दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये था 1 मंथ का। 3 मंथ का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 मंथ का रेंट जो है वो 2000 रुपीज है,
तो 3 मंथ का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे। अब 1 मंथ का ये है, 3 मंथ का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं। देखो मैंने पहले इसलिए मिनिमाइज नहीं करा था क्योंकि मुझे पता था 3 से 12 कट जाएगा, कट जाएगा 3 से 12, ठीक है, तो मैंने काट दिया। अब कर देते हैं 4 से इसको और मिनिमाइज, ये तो 1 आ गया, 4 से मिनिमाइज कर देते हैं। सो देखो 4 1 जा इज 4, 2 बचेगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, 4 6 जा 24, 2 बचेगा, 4 5 जा 20 और 4 टाइम 0 1 2 3 4, सो 16,50,000, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 3 मंथ का रेंट 16,50,000, ठीक है, रुपीस, रुपीस आगे लगा लेना, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। 3 मंथ का जो रेंट है वो कितना आ जाएगा, 16,50,000 रुपीज, ठीक है। कैलकुलेशन करने के सबके अपने तरीके हैं, ठीक है। आप चाहे से तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी मिनिमाइज कर सकते थे। 12 5 जा 60, 6 बचेगा, 12 5 जा 60 और 4 टाइम 0, ये तो आ गया 1 मंथ का, ठीक है। और आपको निकाला कितना था, 3 मंथ्स का, तो फिर बाद में यहाँ पे 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते, तब भी आपका आंसर जो है वो यही आ जाता, ठीक है। तो 12 5 जा और अगेन 12 5 जा, हाँ, ठीक है। सो कैलकुलेशन करने के सबके अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। मेरे को तो ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी लगती है, लास्ट में लेकर आकर लास्ट में ले जाओ, फिर उसके बाद में मिनिमाइज करो, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 15 11 एंड 6 मीटर, सो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। देखो ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना यहाँ पर, ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट साइड वॉल्स इज पेंटिंग वेंटिंग कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है किस चीज से, इफ द साइड्स ऑफ वॉल्स आर, उस वॉल्स की साइड कितनी है, 15 11 एंड 6 मीटर, यानी कि एक ट्राइंगल है ये, तो उसका एरिया बताओ। मुझे बस इतने क्वेश्चन से मतलब है, यहां से लेके यहां तक के क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। मुझे पूरे क्वेश्चन से कोई भी मतलब नहीं है कि पूरे में आगे क्या क्या लिखा हुआ। मुझे इतना समझ में आ रहा है, मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि ये क्या है, एक ट्राइंगल है और उसका एरिया निकालना है, ठीक है। आपको भी बस इतना ही समझ में आना चाहिए, फालतू की बातें समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटे बच्चे नहीं हो जो सारी चीजें लिखेंगे आपके लिए, क्वेश्चन में लिखी रहती है, आपको तो बस आपके काम की चीजें वो उठानी है, ठीक है। तो आपको पता है एरिया निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर पार्क या फिर स्लाइड। सो एरिया ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू व्हाट, हेरोन्स फॉर्मूला। इतनी देर से यही तो कर रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। और उसके लिए निकालो सबसे पहले एस, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए कितना है, 15 11 6 32 हो जाएगा, लेकिन एक बार लिख देता हूं आपके लिए, 32 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 16। सो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 16, यहां पे पुट कर दो, एस इज 16, देन 16 माइनस पहली साइड यानी कि 15, देन 16 माइनस सेकेंड साइड यानी कि 11, देन 16 माइनस थर्ड साइड यानी कि 6, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले, ये 16 का 16 आ गया, 16 में से 15 जाएंगे 1 बचेगा, कहानी खत्म। 16 में से 11 जाएंगे 5 बचेगा, 16 में से 6 जाएंगे बचेगा 10, ठीक है। स्क्वायर देख लो, तो अगर कोई स्क्वायर है तो उसको निकाल लेते हैं। देखो 16 का मतलब क्या है 4, 16 का मतलब क्या है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 ही तो है, 4 इंटू 4 होता है। यहाँ 10 के अंदर क्या छुपा हुआ है, देखो 10 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 होता है 10 का मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर एक 5 छुपा हुआ है और एक 5 यहाँ पर है, यानी कि 2 बार 5 है इसके अंदर। स्क्वायर रूट के अंदर कितने बार 5 है, 2 बार 5 है, तो एक बार 5 को बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा फिर, 5 बाहर निकल के तो बचा क्या, 2 बचा बस, अंदर क्या बचेगा 2, ये लो, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं। आपका आंसर आ गया 5 और जा 20√2। आंसर किस में आना चाहिए, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
काफी बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी लिखी हुई थी इसके अंदर, लेकिन वो सब किसी काम की नहीं थी। सिंपल क्वेश्चन था, इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 11 6 तो फाइंड इट्स एरिया, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, आगे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसका फिगर भी बना हुआ था, बहुत अच्छा खासा फिगर था। ठीक है, फिगर था, उसके अंदर लिखा हुआ था कीप दी, ये पूरी लाइन लिखी हुई थी, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, उन सब से आपको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, फिगर देखो, आपको फिगर के अंदर क्या चीज समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है, एक ट्राइंगल है, बस। इन सब बातों से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपके किसी सब्जेक्ट में नहीं आने वाला। आपको फिगर देखना है, फिगर के अंदर क्या बना हुआ है, एक एक ट्राइंगल बना हुआ है, आपको बस ट्राइंगल ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये था इसका फिगर, ये रहा इसका फिगर। ठीक है, इस फिगर के अंदर आपको क्या समझ में आना चाहिए, एक ट्राइंगल है जिसकी 11 साइड है, 6 साइड है और 15 साइड है, और उसका एरिया निकालना है आपको, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब इसको। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42। ठीक है, एक ट्राइंगल है, दो साइड गिवन है 18 10। ठीक है, थर्ड साइड गिवन नहीं है, लेकिन पेरीमीटर गिवन है, कितना है, 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है, बस पेरीमीटर से थर्ड साइड निकल जाएगी। ठीक है, सो देखो, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, तीनों साइड का सम ऑफ ऑल साइड ही तो होता है पेरीमीटर। ठीक है, सो पहली साइड कितनी है, 18 प्लस सेकेंड साइड इज 10 और थर्ड साइड हमें नहीं पता। पेरीमीटर पता है हमें 42। ठीक है, पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर आ गया, साइड्स के नीचे साइड्स आ गई जो जो गिवन है। दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 28 28 वहां पे चले जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव का हो जाएगा, सो माइनस 28 सेंटीमीटर। सो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। सो थर्ड साइड कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड निकल कर आ गई। आपको क्या निकालना है अब, एरिया निकालना है, सो एरिया निकाल दो बस। सो एरिया के लिए पहली चीज क्या है, सो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हीरोन्स फॉर्मूला, एस एस माइनस ए। देखो, फॉर्मूला लिखना ना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। इनकेस आपका आंसर अगर सही भी आता है ना, तो जैसे लेट्स सपोज क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का है, तो आपको हाफ नंबर कम मिलेंगे अगर आपका आंसर सही आ जाता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला मेंशन नहीं करा है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है, जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो उसको लिखना जरूरी है। सो सबसे पहले निकाल लेते हैं एस की वैल्यू। एस इज इक्वल्स टू व्हाट, तीनों साइड का सम। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर है ना। सो ए कितना है, 18 10 और थर्ड साइड कितना है, ये 14। तो देखो, तीनों साइड का सम बेसिकली तो यही होगा ना, 42 सेंटीमीटर है ना, तीनों साइड का सम क्या होगा, 42 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर। सो एस कितना आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा आपका 21। ठीक है, 21 सेंटीमीटर आ गया एस। यहां पर जो है वो एस की वैल्यू आप पुट कर दो। सो एस की जगह 21, अगेन 21 माइनस ए यानी कि पहली साइड 18, फिर एस की जगह 21, बी यानी कि सेकेंड साइड 10, फिर अगेन 21, सी यानी कि थर्ड साइड कितनी आई थी, 14। ठीक है, आप कैलकुलेट कर देते हैं सबसे पहले तो ब्रैकेट। सो 21 का 21 आ गया, 21 में से 18 जाएंगे तो बचेगा 3, 21 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 11, 21 में से 14 जाएंगे तो बचेगा 7। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ सकता है। देखो, 21 का मतलब क्या है, 7 इंटू 3। तो देखो, 2 बार 7 हो जाएंगे, एक बार 7 यहाँ पर, एक बार 7 यहाँ पर है, तो 2 बार 7 का मतलब क्या है, एक बार 7 है ना बाहर, स्क्वायर रूट हटाकर एक बार बाहर, एक बार 3 एक बार 3, यानी कि 2 बार 3 हो गया, तो एक बार 3 स्क्वायर रूट के बाहर। 11 का कोई भी साथी नहीं, तो 11 अकेला रह जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 21 अंडर रूट 11। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एरिया। हाँ, इसके अंदर हम यूनिट लगा देते हैं, हमारी यूनिट कितनी थी, सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, सो फाइंड इट्स एरिया।
देखो एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स किस में है, इस रेशो के अंदर दी गई है। तो साइड का रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो रेशो गिवन है तो उससे हम साइड अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, रेशो क्या है, 12:17:25। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट की जब हमने इसकी वीडियो करी थी तो उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था। तो रेशो का मतलब क्या है, किसी ना किसी एक नंबर से इनकी जो साइड्स होगी वो कुछ ना कुछ हो सकती है साइड्स, तो उससे डिवाइड करके उसको मिनिमाइज कर दिया गया है। ठीक है, डिवाइड करके साइड्स को मिनिमाइज कर दिया गया है। तो हम जिस नंबर से मिनिमाइज करा गया उसी नंबर से हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जैसे मान लो 12, या फिर मान लो कोई तीन दोस्त हैं ए बी सी। ठीक है, ए के पास मिला सपोज 15 रुपीज है, बी के पास 25 रुपीज है, सी के पास में 35 रुपीज है। ठीक है, इन तीनों के पास में जो रुपीज का रेशो है वो क्या हो जाएगा, देखो 5 से मिनिमाइज कर देते हैं। 5 3 जा 5 5 जा 5 7 जा, तो रेशो क्या आ जाएगा 3:5:7। तो ये तो निकल के आ गया रेशो इनों के पास में। अगर आप अब क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि तीन दोस्त हैं ए एंड बी एंड सी, इनों के जो पास में जो पैसे हैं उनका रेशो है 3:5:7। तो ये रेशो गिवन है। ठीक है, रेशो गिवन है। अब आपको पता है ये रेशो कैसे आया है। एक्चुअल में इनके पास में क्या थे, 15 रुपीज, 25 रुपीज एंड 35 रुपीज। लेकिन रेशो कैसे आया है, कुछ ना कुछ एक नंबर से डिवाइड कर कर आया है। देखो 5 से डिवाइड करा गया है ना, 5 से इसको डिवाइड करा है तब 3 आया है, 5 से 25 को डिवाइड करा है तब 5 आया है, 5 से 35 को डिवाइड करा है तब आया है 7। ठीक है, अगर मैं 5 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं इसकी, लेट्स सपोज 5 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वापसी हम वहीं पहुंच जाएंगे, हाँ वापस 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई दोबारा 5 से कर दोगे तो वापस 25 आ जाएगा, और 7 की मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे तो वापस 35 आ जाएगा। देखो यहाँ तो आपको पता था कि 5 से डिवाइड हुआ है इसलिए 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो वापस सेम आ जाएगा। तो अब हम क्या बोलेंगे, देखो ये तो रेशो था, ये तो रेशो था, लेकिन ये क्या है, ये साइड्स है। ये क्या है, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है। ये क्या है, रुपीज है, एक्चुअल वैल्यू है। ये तीनों की तीनों कैसे आई है, 5 से तीनों को मल्टीप्लाई कर कर आई है। हमें पता था 5 से डिवाइड करा गया इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमें नहीं पता हो कि 5 से ही डिवाइड होकर आया तो हम क्या करेंगे, हमें यही नहीं पता कि किससे डिवाइड हुआ है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई भी किसी से नहीं कर सकते, तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक्स से कर देंगे। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब रुपीज कितना आ जाएगा, 3x 5x एंड 7x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो तीन फ्रेंड्स हैं ए बी सी तीन फ्रेंड्स हैं, उनों के पास में जो पैसे हैं उनका रेशो क्या है, 3:5:7। ठीक है, और उनके पास में टोटल अमाउंट कितना है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। सो 35 और 25 60 और 15 75, यानी कि उनके पास में जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 75 है। यानी कि तीन दोस्त के पास में जो पैसे हैं वो कितने हैं, 3:5:7 रेशो, और उनका टोटल कितना है, 75 रुपीज। तो बताओ हर एक के पास में कितने पैसे होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या मान लेंगे, इसकी साइड अज्यूम कर लेंगे कि ए के पास में 3x रुपीज है, बी के पास में 5x रुपीज है, सी के पास में 7x रुपीज है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो देखो तीनों के पास में टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 75। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए के पास में जो पैसे हैं, बी के पास में जो पैसे हैं, सी के पास में जो पैसे हैं, सबका सम कितना है, 75। सबको ऐड कर देते हैं। देखो 8 और 7 15, ये आ जाएगा 15x। देखो x को यहीं पे रहने दो, 15 जो है यहाँ पे आप डिवाइड कर ले जाओ, तो ये आ गया 5। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू देखो ऑटोमेटिकली 5 आ गई। क्यों आ गई 5, क्योंकि 5 से डिवाइड करके 3 मिला है हमें, 5 से डिवाइड करके 5 मिला है, 5 से डिवाइड करके 7 मिला है, एक्चुअल वैल्यू को 5 से डिवाइड करा गया। यानी कि देखो हमने x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 5। a के पास में कितने पैसे थे, 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह लगा दो 5x की वैल्यू 5 आ गई ना, तो आ जाएगा 15 रुपीज। देखो यहाँ पर b के पास में कितने पैसे थे, 5x की जगह लगा दो 5, तो ये आ जाएगा आपका 25। सी के पास में कितने पैसे थे, 7x, तो x की जगह 5 लिख दो, यानी कि 35। देखो सेम टू सेम वैल्यू पहले आ गई जो हमारे पास में एक्चुअल में थी जब हमने क्वेश्चन बनाया था, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमें रेशो दिया जाता है ना, वो हमें पता नहीं होता कि किससे डिवाइड होकर आया है, तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किससे डिवाइड हुआ है। ठीक है,
जब हमें यही नहीं पता किससे डिवाइड हुआ है तो हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई, वो भी नहीं पता लगा पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम मान लेते हैं कि भाई ये किसी एक दुनिया के किसी एक नंबर से डिवाइड हुआ होगा, ठीक है, तब जाके ये रेशो मिला है। ये जो रेशो मिला है दुनिया के किसी एक नंबर से डिवाइड होकर मिला है हमें, ठीक है। अब हमें वो नहीं पता, हम क्या मान लेते हैं उसको कि भाई ये एक्स से डिवाइड हुआ होगा, कोई नंबर है एक्स, एक्स से डिवाइड हुआ होगा तो हम एक्स से ही इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे करा, ये एक्स से डिवाइड हुआ होगा, लेट सपोज, तो हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दी कि ए की वैल्यू, लेट सपोज ए हैज 3x रुपीज इन एक्चुअल। रेशो में तो उसके पास में 3 है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास में कितनी रुपीज है, 3x। तो हमने ये मान लिया, बी के पास में हमने मान लिया 5x, सी के पास में हमने मान लिया 7x, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रेशो को अज्यूम करने का, ठीक है। देखो एक ही लाइन थी, मैं चाहता शुरू में आपको लिखवा देता कि लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर बी मान लिया हमने कितना, 12x 17x एंड 25x, ठीक है। ये x क्यों माना है, क्यों रखा है, ये समझाने के लिए यहां पर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझाया है, ये कॉन्सेप्ट को समझो, ये x क्यों मानते हैं, ठीक है। अब ये आगे एक्चुअल वैल्यू, अब ये आगे क्या, एक्चुअल वैल्यू के एक्चुअल में 12x और पेरीमीटर किसमें, सेंटीमीटर में, तो एक्चुअल में 12x सेंटीमीटर ही है उस ट्राइंगल की साइड एक्चुअल में, ठीक है। और दूसरी साइड है 17x सेंटीमीटर और थर्ड साइड है 25x सेंटीमीटर। यानी कि इन तीनों साइड का जो सम होगा, जो तीनों साइड का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पेरीमीटर के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन इसका सम नहीं होगा, 12 7 25 का सम जो है वो नहीं होगा इसके इक्वल, क्योंकि ये साइड नहीं है, ये साइड का रेशो है। जिस तरीके से 3 5 और 7 का सम कितना आएगा, 15 आएगा। क्या इनों के पास में 15 रुपीज थे तीनों के पास में मिलाकर, क्या 15 रुपीज थे तीनों के पास में मिलाकर, नहीं, तीनों के पास में मिलाकर 75 रुपीज थे, है ना। 15 रुपीज तो अकेले एक के पास थे। तो क्या हम 3 + 5 + 7 को 75 के इक्वल रख सकते थे, रख सकते थे 75 के इक्वल, नहीं रख सकते थे, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये रेशो है। तो इसलिए कभी भी रेशो को इसके इक्वल मत रख देना, हमेशा रेशो को एक वैल्यू अज्यूम करो कि रेशो किससे डिवाइड होकर बना है। तो रेशो x से डिवाइड होकर बना है, तो x से ही मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, और उस एक्चुअल वैल्यू को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली जो भी चीज दी गई है, एरिया दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, जो भी दिया गया है उसके इक्वल रखो, ठीक है। अब निकालते हैं हम पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर निकालना नहीं, पेरीमीटर गिवन है, सो हम लिखेंगे पेरीमीटर इज व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि a + b + c तीनों साइड का सम होता है पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर लिख सकते हो 540 सेंटीमीटर। एक साइड गिवन, एक साइड हमने मानी थी क्या 12x, तो मान लो 12x है एक साइड, सेकेंड साइड मानी थी हमने 17x मान लो, थर्ड साइड हमने मानी थी 25x, ठीक है। सबको ऐड करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो 5 7 12 और 2 14, 14 का लगा देते हैं 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और एक 5, तो ये आ गया 54, और यहां पर आ गया x, 54x हो जाएगा ये इक्वल में है 540। 54 को वहां पे ले जाओ, देखो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 10। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 10। जब x हमारा 10 आ गया तो सारी की सारी साइड्स निकाल सकते हो आप, ठीक है, सारी की सारी साइड्स निकाल लेते हैं। सो पहली साइड क्या हो जाएगी, 12x, इसका मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड साइड क्या हो जाएगी, 17x, यानी कि 17x की जगह 10 और 170 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, 25x थी, सो यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। तो ऐसे निकल कर आई है हमारी तीनों साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसे निकल कर आए थे हमारे तीनों के तीनों एक्चुअल वैल्यू के, ए के पास में 15 रुपए है, बी के पास में 25 है, सी के पास में 35 है। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे फाइंड करा है, लाइक द फर्स्ट साइड इज 120, देन 170 एंड देन 250। अब हमें साइड निकल कर आ गई, हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया निकाल दो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to S minus A,
एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू निकाल लो। देखो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर कितना है 540, और एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि 540 का हाफ। ठीक है, सो एस इज इक्वल्स टू व्हाट, 540 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 27 और 0। ठीक है, सो एस आ गया आपका 270। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे करते हैं, नहीं स्टेप उल्टे हो जाएंगे, यहीं नीचे करते हैं। एस की जगह लिख दो 270, फिर अगेन 270, और ए की वैल्यू क्या है, पहली साइड कितनी थी हमारी 120, सो 120। ठीक है, फिर अगेन 270 माइनस सेकंड साइड कितनी थी 170, सो ये आ गया 170। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। सो 270 माइनस थर्ड साइड कितनी है 250। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं सबसे पहले तो इनके। 270 तो सेम आ गया यहाँ पर, 270 में से 120 जाएंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 150। ठीक है, 270 में से 70 जाएगा तो बचेगा 100, और 270 में से 250 जाएगा तो बचेगा 20। ठीक है, अब देखते हैं स्क्वायर नंबर इनमें से क्या क्या स्क्वायर है। देखो 100 तो एक स्क्वायर ही है, तो बाहर लिख लो 10, 100 की कहानी खत्म। ठीक है, और देखो इसका मतलब क्या है, ब्रेक करके लिख लो। ठीक है, 27 का मतलब क्या है, 27 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। देखो 9 3 जा 27, 27 10 जा 270। 150 का मतलब क्या है, देखो एक तो 150 में क्या छुपा हुआ है 10, और 15 में क्या छुपा हुआ है 3 और 5, है ना। 20 का देख लो, 20 के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है 4 इंटू 5। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें आप बाहर निकाल सकते हो। 2 बार 10 है तो एक बार, देखो एक तो यहाँ 10 पहले से था ही है, यहाँ पे लिख देते हैं आगे। एक बार 10 ये पहले से था जो हमने बाहर निकाल लिया था, ये 2 बार 10 है तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक बार 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी खत्म हो गए। देखो एक बार 3 यहाँ पर, एक बार 3 यहाँ पर है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये भी खत्म। एक बार 5 है, एक बार 5 है तो ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या अवस्था। देखो 4 का मतलब क्या है, दो जो है वो 2 बार है, 4 का मतलब यही तो होता है 2 इंटू 2। तो जब 2 बार 2 है, 2 टाइम्स 2 है, तो इसका मतलब एक बार 2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, इसकी कहानी भी खत्म। 9 का मतलब क्या है, 2 बार 3, 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर निकाल लो। 9 की कहानी भी खत्म। क्या कुछ बच रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं बच रहा, सबके हमने स्क्वायर रूट्स निकाल लिया। अब सॉल्व कर दो। देखो 5 2 सा 10, ये ऑलरेडी 10 है, 3 3 जा 9। देखो 3 बार 10 की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 1000, 1000 की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 9000। सो एरिया कितना आ जाएगा 9000, और किसमें थी हमारी साइड, सेंटीमीटर में थी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 मीटर, सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के अंदर आपको पता है दोनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स। लेट्स सपोज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये ए सेंटीमीटर तो ये भी ए सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जो इक्वल साइड है वो कितनी है 12 है, तो ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए हमारे पास में कौन सी साइड होनी चाहिए, थर्ड साइड भी होनी चाहिए ना, दो तो गिवन है, तीसरी साइड भी गिवन होनी चाहिए। तो तीसरी साइड तो हम निकाल सकते हैं ना, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर की हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, है ना। फर्स्ट साइड कितनी है 12 है, सेकंड भी क्या है 12 है, और थर्ड हमें नहीं पता। पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। 12 प्लस 12 24 प्लस सी, है ना, 24 उधर चले जाएगा, सो 24 सेंटीमीटर, और ये माइनस का 30 सेंटीमीटर यहाँ पर था, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड साइड कितनी निकल कर आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है एरिया, तो एरिया निकाल दो। एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए
सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, वही हीरोन फॉर्मूला लगेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 15, तो 15 लिख दो। फिर 15 माइनस ए, पहली साइड कितनी थी 12, दूसरी भी 12 थी, और थर्ड वाली कितनी निकल कर आई थी 6। ठीक है, जितना ब्रैकेट सॉल्व हो सकता है ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 12 जाएंगे बचेगा 3, 15 में से 12 जाएंगे 3, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। देखो 3 2 टाइम से बाहर निकाल लो एक बारी। 9 का मतलब क्या है, 2 बार 3, 9 का मतलब 2 बार 3 है, तो एक बार 3 और बाहर आ जाएगा। 15 का क्या, 15 के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, देखो एक तो 5 है और एक 3 है, तो सिंगल 5 और सिंगल 3 बचता है। फिर ये तो पूरा सॉल्व हो गया। सिंगल 5 और सिंगल 3 बचता है, जिसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो अंदर 15 रहेगा। सो अंदर रह गया हमारा 15। सो 3 3 9 अंडर रूट 15, और सेंटीमीटर में थी यूनिट, तो सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हमने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर लिया, एक ही एक्सरसाइज थी तो उस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो चुका है, और ये आज की वीडियो के अंदर हमने करा इसका सॉल्यूशन। आपको कोई भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ भी डाउट होता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वो डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कोई से भी किसी दूसरे चैप्टर्स के अंदर आपको कोई भी डाउट है, आप वो भी मेरे से वहां पे पूछ सकते हो। तो अब स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।